मैं अशोक कुमार शर्मा से आचार्य हिंदी MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। पिछले व्याख्यान में हमने कहानी के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। इस व्याख्यान में हम कहानी के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी में जो कहानी आई है या कहानी के तत्व आए हैं वह सामान्यतया पाश्चात्य साहित्य से आए हैं जो आधुनिक कहानी लिखी जा रही है। उनमें जो प्रमुख तत्व हैं, पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन या संवाद, चौथा स्थिति या वातावरण, पांचवां भाषा शैली और छठवां उद्देश्य। तो आज हम इस व्याख्यान में कथा वस्तु के बारे में, कथा वस्तु कहाँ से ली जाती है, कैसे ली जाती है, क्या आधार होते हैं, कौन सी ऐसी प्रेरणाएं होती हैं जिनके आधार पर हम कथा वस्तु का चयन करते हैं और एक श्रेष्ठ और प्रभाव डालने वाली कहानी की रचना की जाती है। कथा वस्तु के जो चयन की परिधि है वह बहुत विस्तृत और व्यापक होती है। कथा के लिए जो स्रोत होते हैं, कथा के लिए जो हम प्राप्त करते हैं वस्तु, उसके कई आधार माने जाते हैं, जिनमें इतिहास, पुराण, पत्र पत्रिकाएं, दैनिक जीवन की घटनाएं, साहित्य और कल्पना माने जा सकते हैं। पुराने समय में जो कहानी लिखी जाती थी या आधुनिक समय में भी जो कहानी लिखी गई हैं वो इतिहास और पुराणों को लेकर के लिखी गई हैं। जयशंकर प्रसाद ने, प्रेमचंद जी ने और जो कहानीकार हुए हैं उन्होंने पुराणों से, इतिहास से अपने कहानी की कथा वस्तु ली है। पत्र पत्रिकाओं में जो लेख छपते हैं उनसे भी हम कथा का चयन कर सकते हैं। दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, हमारे चारों तरफ घटित होती हैं, उन घटनाओं में से भी हम और वस्तु का चयन कर सकते हैं। किसी ऐसी संवेदना को, किसी ऐसी घटना को लेकर के कहानी लिख सकते हैं। अन्य भाषाओं में जो साहित्य लिखा जाता है और उस साहित्य में कहानी, उपन्यास या कोई भी तत्व होता है, कोई भी कथा होती है, वहाँ से भी हम कहानी की वस्तु को ले सकते हैं। इनके अलावा कहानीकार कल्पना के द्वारा भी और वस्तु का चयन कर सकता है। किस चीज़ से उद्वेलित हो रहा है या वह कल्पनाशील कितना है, उसके आधार पर भी वस्तु का चयन किया जा सकता है। जीवन में पग पग पर अनुभूत होने वाली सैकड़ों संवेदनाएं जो होती हैं वो भी कहानी लेखक के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं और इनमें प्रत्येक संवेदना एक कहानी की रचना के लिए पर्याप्त होती है। हम जो भी अनुभव करते हैं, हमारे चारों तरफ जो भी घटित होता है, उनसे भी कहानी लिखने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। कथानक में संवेदना का होना भी हम आवश्यक मानते हैं, क्योंकि जब तक कथा में संवेदनशीलता नहीं आएगी किसी पात्र को लेकर के, किसी घटना को लेकर के, तब तक पाठक उस कहानी से जुड़ नहीं पाएगा। और संवेदना जितनी व्यापक होगी, जितने विस्तृत फलक पर फैली हुई होगी, जितने लोगों के साथ में समभाव से स्थापित होगी, वह संवेदना अगर कहानी में आती है तो वह कहानी कालजयी या श्रेष्ठ कहानी बन जाती है। कथा वस्तु में संघर्ष का होना भी आवश्यक माना जाता है, क्योंकि
जो हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, कहानी के द्वारा हम क्या प्रतिपाद्य दे रहे हैं, कहानीकार उसमें क्या कहना चाह रहा है और वह लक्ष्य प्राप्त करने में कहाँ तक सफल होता है, तो सफल होने की क्रिया के बीच में फिर हम उसमें संघर्ष दिखाते हैं कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष अति आवश्यक है। और वह प्रेरणा देता है पाठक के लिए कि संघर्षशील होना ही जीवन का लक्ष्य होता है। जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है वह संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त होता है। कथानक में कौतूहल का होना भी आवश्यक है। ऐसी आश्चर्यजनक वर्णन शैली होनी चाहिए। कथा के सूत्र इस प्रकार से चलने चाहिए कि पाठक के मन में और कौतूहल जागृत हो, जिज्ञासा जागृत हो, उत्सुकता जागृत हो। इसके अलावा उसमें करुणा भाव का भी स्थान होना चाहिए कहानी में, कि पाठक के हृदय में जो पात्र है या जो घटना है उस घटना से उद्वेलित होकर के और उसके हृदय में करुणा का भाव जागृत हो। तो कथा वस्तु में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कौतूहल और उत्सुकतावर्धक होकर के भी करुणाप्रद होनी चाहिए, करुणा देने वाली होनी चाहिए। अगला जो कथानक की विशेषता मानते हैं हम, उसमें किसी सत्य के उद्घाटन में समर्थ होना है। कोई भी कहानी है, अगर वह किसी सत्य का उद्घाटन नहीं कर रही है तो वह श्रेष्ठ और अच्छी कहानी नहीं मानी जा सकती है। कोई सत्य है, कोई जीवन सत्य है, वह कहानी में स्पष्ट होना चाहिए, तभी कथानक श्रेष्ठ माना जाता है। अगला, कथानक का जो विभाजन है वो भी होना चाहिए। कथानक का विभाजन अति आवश्यक होता है, क्योंकि कथानक के विभाजन के द्वारा हम कथा के प्रवाह में काल के व्यवधान को सूचित करते हैं। दृश्य और स्थान में परिवर्तन का जो चित्र है उसे उपस्थित कालखंडों में विभाजित करके कहानी को किया जाता है। चरित्र की मानसिक वृत्तियों और उनका उत्कर्ष और अपकर्ष, इसको व्यंजित करने के लिए भी हम कहानी के को खंडों में विभाजित करते हैं। अगला, प्रभावान्विति को बढ़ाने के लिए कि कहानी पढ़ते जाते समय जैसे जैसे हम कहानी पढ़ें, जैसे जैसे पाठक कहानी पढ़े तो उसमें उत्तरोत्तर प्रभाव डालने की क्षमता बढ़ती जाए। तो इसलिए हम कथा वस्तु है उसको टुकड़ों में या खंडों में विभाजित करके विकसित करते जाते हैं। अधिक विस्तृत घटना या चित्र या परिस्थिति को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए भी और कथा वस्तु या कथानक को भागों में बांट करके आगे बढ़ाया जाता है। वस्तु विन्यास है, अर्थात हमने इतिहास, पुराण या कल्पना से कहीं से भी जहाँ से हमने वस्तु उठाई है और जो हमने लिया है वस्तु का क्रम या वस्तु को, कथा वस्तु को, तो उसका जो विन्यास है, उसकी रचनात्मकता है, उसका विकास है, उसका भी एक क्रम निश्चित होना चाहिए। कथा वस्तु का जो आरंभ है वह कहानीकार की चेतना के आधार पर, कहानीकार के अध्ययन के आधार पर, कहानीकार में जागरूकता के आधार पर अलग अलग प्रकार से होता है। कोई संवाद के द्वारा आरंभ करते हैं, कोई घटना का चित्रण करके आरंभ करते हैं, कोई समस्या का उल्लेख करके कहानी को आरंभ करते हैं। इस प्रकार से जो आरंभ है वो भी समुचित तरीके से होना चाहिए। दूसरा, मध्य और विकास है कहानी का या कथा वस्तु का, वह भी स्पष्ट होना चाहिए कि चरम स्थिति या उसका जो संघर्ष है वो कहानी के मध्य में स्पष्ट हो जाना चाहिए।
कि कहानी में जो हम उद्घाटित करना चाहते हैं उसमें संघर्ष की स्थिति, उसमें प्रतिपाद्य की स्थिति और स्पष्ट हो जानी चाहिए कहानी के मध्य में। अंत होता है कहानी का, तो अंत में लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अर्थात जिस प्रतिपाद्य को कहानीकार व्यक्त करना चाहता है कहानी में, वह अंत में स्पष्ट हो जाना चाहिए। वस्तु विन्यास के क्रम में चरमोत्कर्ष भी होता है, चरम सीमा भी होती है, उस पर ले जाकर के जो प्रतिपाद्य है वह स्पष्ट हो जाता है और वहाँ से आगे फिर कथा आगे नहीं बढ़ पाती है, वहीं पर कथा समाप्त हो जाती है। पाठक आंदोलित हो जाता है, पाठक रससिक्त हो जाता है। उस स्थिति में जाकर के वस्तु विन्यास की जो चरम सीमा होती है उस पर जाकर के फिर कहानी का जो शीर्षक है उसका निर्धारण भी किया जाना आवश्यक होता है। यह भी कथा वस्तु के अंतर्गत माना जाता है कि जो हमारी कथा वस्तु है ली है हमने कहानी के लिए, उसका शीर्षक किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। तो शीर्षक निर्धारण के लिए कुछ बातें हैं जिनका ध्यान देना आवश्यक होता है कहानीकार को, जिनमें पहले तो यह है कि शीर्षक ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। शीर्षक नवीन और मौलिक होना चाहिए, उसमें मौलिकता होनी चाहिए। ये नहीं कि पुराने कोई कहानीकारों के या कहानियों के शीर्षक हैं, उन शीर्षकों के आधार पर और हम अपनी कहानी का या कहानीकार पुनः उसी शीर्षक का उपयोग करें। तो मौलिकता और नवीनता भी उसमें होनी चाहिए। कहानी के शीर्षक में जो कहानी की भावना है, कहानी जिसे देना चाहती है, कहानी का जो प्रतिपाद्य है, कहानी का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य और कहानी में जो वर्ण विषय है जिसका वर्णन किया गया है, जिन घटनाओं को लिया गया है, उनका होना भी अत्यधिक आवश्यक है। अर्थात वे घटनाएं, वे भावनाएं भी शीर्षक के द्वारा अभिव्यक्त होनी चाहिए। इस प्रकार का शीर्षक होना चाहिए। दूसरा अगला जिसका तत्व है वह शीर्षक में उत्सुकता जागृत करने का होता है। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक के मन में, कहानी पाठक के मन में और उत्सुकता जागृत करे कि कहानी को सतत पढ़ता चला जाए, कहानी को छोड़ने की जिसकी इच्छा नहीं हो, उसके मन में आगे से आगे कहानी के बारे में जानने की स्थिति पैदा हो। इस प्रकार का शीर्षक होना चाहिए। इस प्रकार से हमने जो कथा वस्तु है, श्रेष्ठ कथा वस्तु है कहानी की, उस कथा वस्तु के बारे में हमने इस व्याख्यान में अध्ययन किया। धन्यवाद।